तो लेकर आ गए हैं नेशनल इनकम का लास्ट मेथड जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको मिलता है एक कंप्लीट सॉल्यूशन 11-12 कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो वैल्यू एडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर में कि हमारा जो एक पूरी सीरीज चल रही थी बच्चों नेशनल इनकम की, उसमें आज हमारा जो है नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करने का लास्ट मेथड हमने जो लिया है वो लिया है वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड से हम सीखेंगे कि कैसे नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से। और वैल्यू एडेड मेथड की जब भी बात आती है ना बच्चों, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू एडेड मतलब सबसे पहले सवाल मन में ये उठना चाहिए कि सर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो वैल्यू एडेड यहां पर जो आप करोगे वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी देश की टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सब की वैल्यू को हमें ऐड करना है और उसके थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। इसी वजह से इस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक इकोनॉमी की टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कैलकुलेट करना है, उसको टोटल करना है, उसको ऐड करना है और उसी के थ्रू आप यहां पर नेशनल इनकम निकालोगे। इसीलिए इस मेथड का जो नाम है वो वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। तीनों में से आप कोई भी नाम ले सकते हैं या कोई भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है पूछने के लिए आप लोगों के लिए। तो वो वैल्यू एडेड भी हो सकता है, आउटपुट मेथड भी हो सकता है और प्रोडक्ट मेथड भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं और डिटेल्ड में समझते हैं कि ये वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। तो देखो बेटा, किसी भी देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट कैसे करनी है कि जितना टोटल प्रोडक्शन हमने किया है, जिसको मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलता हूं, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को जो लेस करने पर जो डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड, उसको हम बोलेंगे, या ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हम उसको बोलेंगे। चलो इसको पूरा समझाने से पहले, जो इसमें वैल्यू एडेड में जो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरी रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट कंजप्शन। पहले इसको समझते हैं, देन दोबारा हम इस मेथड पर या इस फॉर्मूले पर आएंगे तो हम ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है मार्केट प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में आपको? हाँ, तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं ताकि आपको अगर नहीं आया होगा तो दोबारा समझ में आ जाएगा। एक कंट्री की टेरिटरी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं सभी फर्म्स के द्वारा एक मार्केट प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं इसको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए, सपोज कीजिए ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है। अब मोबाइल फोन को इंडिया में जितनी भी कंट्री बना रही है, सॉरी कंपनी, मैंने कंट्री बोल दिया, एक बार और रिपीट करता हूं मैं अपनी बात को, कि जितने भी कंपनीज एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल करती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे। और बेटा यहां पर मार्केट प्राइस जो वर्ड आ रहा है, तो उसको आप कैसे समझेंगे? इस मोबाइल फोन को
सभी पर्टिकुलर कंपनीज कितने दाम पर बेचना चाहती है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो क्या कहा मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे बच्चे? आप ये कहेंगे कि सर सभी फर्म्स के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं मार्केट प्राइस पर, उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। दूसरा हमारा जो टर्म है वो है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को मैं सिर्फ एक ही वर्ड में बोलना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। दैट्स इट। कुछ ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों को। सर इंटरमीडिएट, वैसे तो हालांकि जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था तो उसमें मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब मैंने बताया था, इंटरमीडिएट भी बताया था, सब चीजें बताई थी। बट इन शॉर्ट अगर कोई आपसे पूछे इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। सर कंजप्शन वर्ड क्यों यूज हो रहा है? वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसको प्रोड्यूसर यूज करता है अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट कंजप्शन बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। आ जाओ वापस से पीछे, जीवीएएमपी। जीवीए मतलब क्या हो गया, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब मैंने आपको समझा दिया बेटा। तो जैसे ही जीवीओएमपी मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप उसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड जीवीएएमपी। क्या कहलाएगा बेटा? वो जीवीएएमपी। इज दैट क्लियर बेटा? और ये जीवीएएमपी सब इंडिविजुअल फर्म्स का आएगा। ये जीवीएमपी के सभी फर्म्स को इंडिविजुअली अपना अपना निकालना पड़ेगा। जीवीएमपी सभी फर्म का अलग अलग निकलेगा, और जैसे ही इन जीवीएमपी को हम, सभी फर्म्स की जीवीएमपी को हम जैसे ही प्लस कर देंगे तो वो जीडीपी एमपी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं। जीवीएमपी मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फर्म जैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देगी इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो उस फर्म का, उस पर्टिकुलर फर्म का क्या वैल्यू निकल कर आएगा, जीवीएमपी। और सभी फर्म का, एक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी फर्म्स का जीवीएमपी हम टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या निकल कर आएगा बेटा, जीडीपी एमपी बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा बेटा, वो जीडीपी एमपी बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था हमारा वैल्यू एडेड और इसका फॉर्मूला कि कैसे आप वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करेंगे। और वैल्यू एडेड को क्या बोला जाता है, ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। और ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस को, सभी की प्राइस को प्लस कर दिया जाएगा तो वो जीडीपी एमपी बन जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? आ जाओ अब डिटेल्ड में समझते हैं सभी को। वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी डिटेल में समझेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन को भी हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हो गया कि यहां पर सभी फर्म्स के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी की टेरिटरी में अवेलेबल किए जाते हैं बेचने के लिए, उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या हो गया, फाइनल गुड्स या सर्विसेज जो कि हर प्रोड्यूसर मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है, उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे। पर्टिकुलर प्राइस मतलब क्या हो गया बेटा, मार्केट प्राइस हो गया। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम इसको रिपीट करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मार्केट के भाव के हिसाब से, जैसे कि मैंने एक फोन का एग्जांपल दिया, तो फोन की कीमत एक प्रोड्यूसर, बेचने वाला क्या कह रहा है कि इस मोबाइल फोन को मैं 15,000 में बेचूंगा, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब क्या हो गया, वो मोबाइल फोन, ठीक है ना, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या होता है, एक साल के दौरान में। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पर उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो अवेलेबल करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर बेटा?
अब देखो इसके अलग अलग केसेस होते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट होती है। तो पहला केस मैंने लिया है बेटा कि इफ द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, सपोज कीजिए कि पूरा का प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो बिका ही नहीं है। आपने जितने भी मोबाइल फोन बनाए थे और मार्केट में अवेलेबल कराए थे बेचने के लिए, वो सारे के सारे बिके ही नहीं। तब भी आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का प्लीज मेंशन कर लेना। वो क्या है? सेल्स। क्या है बेटा? सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। सेल्स किससे लेकर बनेगा बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स किसको लेकर बनेगा? तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सटर्नल सेल्स। एक्सटर्नल सेल्स मतलब एक्सपोर्ट। जैसे ही आप अपने देश में जितना भी सेल कर रहे हो, उसमें आपने विदेश में जितना भी सेल किया है, दोनों को प्लस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो सेल्स यहां पर क्या हो गया? डोमेस्टिक और एक्सटर्नल का क्या हो गया बेटा? टोटल हो गया। और जब अगर टोटल गिवन हो, जब अगर टोटल ही क्वेश्चन में गिवन हो, तो भले ही क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दे रखा हो या एक्सपोर्ट दे रखा हो, आपको दोबारा से दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स निकला ही कैसे था? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को ऐड करने से। अब क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो बस सेल्स को ही आपको जो भी सेल्स का अमाउंट होगा उसको लेना है, उसमें दोबारा से डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट को आपको ऐड नहीं करना है। हां, अगर सेल्स गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन होगा और एक्सपोर्ट गिवन होगा, दोनों को ऐड कर देना बेटा। तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। तो हमारा सेल्स का किस्सा खत्म हो गया। सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सेल्स में आपको प्लस करना है बेटा। वो क्या करना है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्या हो गया? जैसे ही मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे पास में 1 लाख का क्या था बेटा? 1 लाख का मेरे पास स्टॉक था। और जैसे ही साल खत्म हुआ, वो 1 लाख का स्टॉक घटकर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 10,000 का स्टॉक रह गया। दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक भी आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होगा। तो इसलिए चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? तो आप चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे एज यूजुअल। फिर वही बात आती है बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो दोबारा से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक नहीं करना है, क्योंकि आपके पास में चेंज इन स्टॉक गिवन है तो उसका जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली ले लेना। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल गिवन है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में आपको? लास्ट है गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोड्यूसर्स भी तो किसी गुड्स का खुद भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंजप्शन के लिए, इसीलिए गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन आ गया है। कोई फर्म अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही हो, किसी भी गुड्स का यूज कर रही हो, कंजप्शन कर रही हो, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा आपका। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखो, हमने जो केस लिया था कि एंटायर जो है यहां पर हमारा सोल्ड नहीं हुआ है, तो सपोज करो, देखो यहां पर लिख रखा है सेल्स गिवन है 10,000, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन है 2,000 और चेंज इन स्टॉक गिवन है 1,000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन। इसलिए 10,000, 2,000, 1,000 तीनों को प्लस करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ जाता है 13,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो ये इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले केस से हम कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? अगर सपोज कीजिए इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, अगर एक पूरे साल में आपने पूरा का पूरा ही आउटपुट बेच डाला, तो उस केस में तो बेटा देखो केस इसमें भी सिमिलर रहेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन, तीनों को ऐड करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो वही फॉर्मूला यहां पर रिपीट हो रहा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या हो गया सर? यहां पर सेल्स, सेल्स कौन सी सर? डोमेस्टिक प्लस एक्सटर्नल सेल्स मतलब एक्सपोर्ट आपको यहां पर ऐड करना है। तो आपके पास में अगर सेल्स गिवन है बेटा
तो सेपरेटली एक्सपोर्ट को दोबारा से ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो इंक्लूडेड माना जाएगा अगर सेल्स का अमाउंट गिवन है। तो लिख भी रखा है मैंने, एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ सेल्स आर गिवन। डोमेस्टिक सेल्स आर नॉट मेंशन्ड, इट इज सो बिकॉज इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी सेल्स इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। इज दैट क्लियर बेटा? एग्जांपल देखो, सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास 10,000, एक्सपोर्ट दे रखी है 1,000, वैल्यू ऑफ आउटपुट 10,000 ही रहेगी, क्योंकि सेल्स गिवन है सर हमारे पास में। सॉरी, सेल्स हमारे पास में गिवन है, हम दोबारा उसमें एक्सपोर्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स गिवन है, ऐसा माना जाएगा कि उसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है। तो इंक्लूड है तो दोबारा क्यों करें सर? दोबारा कर दोगे तो डबल बार ऐड हो जाएगी, तो आंसर गलत हो जाएगा, वैल्यू गलत हो जाएगी, गलत मेजरमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो सेल्स अगर गिवन है तो आंख बंद करो और सेल्स का अमाउंट लिखो, आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी, बिना झिझक के लिख डालो। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों, नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप प्लीज उस पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को क्लियर करें और समय पर क्लियर करें। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है डोमेस्टिक सेल्स। यहां पर आपके पास में गिवन है 5,000 और एक्सपोर्ट गिवन है। अब बेटा देखो यहां पर इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में ध्यान से देखना बेटा, कहीं पर सेल्स गिवन नहीं है बट डोमेस्टिक सेल्स है। सिर्फ सेल्स होनी चाहिए, सेल्स, सिर्फ सेल्स इज टोटल। टोटल किसका? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट का टोटल है वो। इज दैट क्लियर? अब आपके पास में डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट भी गिवन है, और आपसे बोला गया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करो। तो मैं डोमेस्टिक सेल्स में क्या कर दूंगा? एक्सपोर्ट को ऐड कर दूंगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरी आ जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या करा मैंने, सेल्स 5,000, एक्सपोर्ट 1,000 ऐड करा, 6,000 रुपीज मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ चुकी है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आपको? एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी। ए ने बेचा है बी को 10,000 रुपए में। इज दैट क्लियर? और ए ने दोबारा से गवर्नमेंट को बेचा है 5,000 रुपए का कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्सपोर्ट भी किया है साथ ही साथ में 2,000 रुपए का। तो सर वैल्यू ऑफ आउटपुट ए की, फर्म ए की क्या रहेगी? तो फर्म ए ने बी को 10,000 में बेचा है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक सेल। गवर्नमेंट को बेचा है, दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक सेल्स, और एक्सपोर्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सेल्स। तीनों को प्लस कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म ए 17,000 रुपीज आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप अच्छे से क्लियर आपको हो रहा होगा। आई बात समझो बेटा आप लोगों को यहां तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि सपोज कीजिए सर, इफ प्राइस एंड आउटपुट इज गिवन और एंटायर आउटपुट आपने बेचा नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है आपके पास में, जो आप एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पर बेचना चाहते हो, उसकी प्राइस गिवन है, और आपने आउटपुट गिवन है कि भाई मैंने 100 यूनिट बेची है और एक यूनिट की कीमत है 10 रुपए, तो निकल जाएगी हमारी सेल 10 × 100। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 1,000 प्राइस आ गई। चेंज इन स्टॉक हो तो चेंज इन स्टॉक भी लेना है, साथ ही साथ में अगर गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन गिवन है तो वो भी लेना है बेटा। तो तीनों अगर, जैसे देखो मेरी बात सुनो, सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन तीनों गिवन है, तो तीनों को मिलाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। तीनों में से अगर 2 गिवन है तो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा, तीनों में से अगर एक भी गिवन है तो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर प्राइस और आउटपुट गिवन है और आपने पूरी एंटायर सेल कर दी है तो भी बेटा वही फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का। एक पर्टिकुलर प्राइस मतलब 10 रुपए, 100 यूनिट बेची आपने तो 10 × 100, प्लस साथ में अगर आपका चेंज इन स्टॉक हो तो वो भी ऐड हो जाएगा बेटा। अगर गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन यूज्ड हो तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंटरमीडिएट कंजप्शन। कंफ्यूजन नहीं रखना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब एक प्रोड्यूसर के द्वारा रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है,
क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उससे वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू रॉ मटेरियल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू रॉ मटेरियल, दैट्स इट। देखो लिख भी रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर्स टू यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हमने जो भी रॉ मटेरियल यूज किया है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन, है ना? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? अब देखो इसमें भी कुछ अलग अलग केसेस हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन, इंपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली। देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब क्या होता है? अगर आप अपने देश में से किसी से भी परचेज करते हो रॉ मटेरियल को, उसमें प्लस कर दो। अगर आप किसी देश से भी परचेज कर रहे हो, किसी देश से भी रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल ध्यान रखना, अगर किसी विदेश से अगर आप फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हो तो देन वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन में। इज दैट क्लियर बेटा? इंटरमीडिएट कंजप्शन में रॉ मटेरियल ही अगर आप परचेज कर रहे हो तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में रॉ मटेरियल को ही ऐड करना है, कोई फिक्स एसेट्स को ऐड नहीं करना है, ठीक है? अगर आप कोई परचेज कर रहे हो, किसी विदेश से भी परचेज कर रहे हो, कोई फिक्स एसेट्स, मशीन परचेज कर रहे हो या आप इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हो, वो ऐड नहीं होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन में। आपने किसी विदेश से रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो ऐड हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन में, बट फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हो तो वो ऐड नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में? तो अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकलेगा? अगर आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में से ही किसी फर्म से रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो उसको उसमें ऐड कर दो इंपोर्ट को, तो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन निकल कर आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? टोटल है डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट जो आप कर रहे हो, इन दोनों को जैसे प्लस करोगे तो इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका आने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन क्वेश्चन में गिवन है तो डोमेस्टिक परचेज का और इंपोर्ट का कोई भी मतलब नहीं बनता है कि हम उसको दोबारा से ऐड करें, क्योंकि पहले से गुरुजी गिवन है, और गुरुजी गिवन है मतलब टोटल गिवन है, तो टोटल ही ले लो बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसीलिए वहां लिखा हुआ है इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन, इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। इज दैट क्लियर? चलो एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन 10,000 गिवन है और इंपोर्ट 5,000 गिवन है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू 10,000 रुपीज हो जाएगा। 5,000 इंपोर्ट उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये पहला हमारा केस था, खत्म कर लिया। दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्या है? इफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म इज गिवन, इंपोर्ट ऑल्सो गिवन, वी विल बी एड इंपोर्ट टू कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकालोगे? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, तो क्या निकल गया? इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखो एग्जांपल में दे रखा है डोमेस्टिक परचेज 10,000, इंपोर्ट्स आपके पास में 5,000 है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000 आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट देखो बेटा, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि और डाउट क्लियर हो जाए। अगर परचेज किया है फर्म ए ने फ्रॉम फर्म बी से 10,000 रुपीज का, और परचेज किया है फर्म ए ने गवर्नमेंट से 5,000 रुपए का, और 5,000 का इंपोर्ट भी किया है फर्म ए ने, तो फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 20,000। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन फर्म ए का 20,000 रुपीज बन जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन एंड इंपोर्ट आर ऑल्सो गिवन, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है और इंपोर्ट भी आपका गिवन है तो बेटा बात वही है, वी विल नॉट एडेड इंपोर्ट टू कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में हम जो है ऐड नहीं करेंगे। देखो क्या लिख रखा है? इफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन एंड इंपोर्ट आर ऑल्सो गिवन,
we will not add import to calculate intermediate consumption because imports are not included when total purchase of raw material is given. अगर total purchase of raw material given है, देखो डायरेक्टली अगर आपके पास आ जाए ना purchase of raw materials, तो ये क्या हो जाएगा, purchase of raw material का मतलब होता है टोटल परचेस किया है आपने डोमेस्टिक से भी और इंपोर्ट से भी। तो ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर आएगा क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको इंपोर्ट ऐड नहीं करना है, ऐसा सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है ना, तो ऐसा माना जाता है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसीलिए अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है और इंपोर्ट भी गिवन है तो सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का ही अमाउंट इंटरमीडिएट कंजप्शन माना जाएगा। इसलिए इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू 10,000। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस बात पे, मार्क लगा लेना, याद रखना, इसको पॉइंट बना लेना, अपने दिमाग में नोट बना लेना। बच्चे अधिकतर यही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन में ये ढूंढता है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन सर गिवन नहीं था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन था, इसलिए हमने उसमें इंपोर्ट ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसा नहीं करना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो अ टोटल ऑफ टोटल परचेज। तो टोटल परचेज क्या होता है हमारा, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। तो यहां पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू द इंटरमीडिएट कंजप्शन, दोनों एक ही हैं, इसलिए इंपोर्ट ऐड नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको बताया, दोनों को माइनस करोगे तो जीवीओ एमपी निकलकर बाहर आ जाएगा। और सभी फर्म की जीवीए एमपी अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देखो ये थोड़ा सा मैंने एक टेबल बना दी है, इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपको क्या क्या लेना है और वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको क्या क्या लेना है, और इग्नोर जो करना है वो मैंने नोट बना दिया है। आपको परचेज एंड इंपोर्ट ऑफ फिक्स एसेट्स को इग्नोर करना है और इंटरमीडिएट कंजप्शन तो लेना ही है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में आप लोगों को? कोई डाउट हो तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। इंटरमीडिएट कंजप्शन में अगर क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर परचेज ऑफ इंटरमीडिएट जैसे रॉ मटेरियल अगर आ जाएगा तो आप ले ही सकते हो बेटा। साथ ही साथ में एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, अगर फ्यूल आ जाता है तो वो भी ऐड करना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाते हैं तो वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपको ऐड करना है। इज दैट क्लियर बेटा? चलो समझने के लिए अच्छे से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि सर जीडीपी एमपी निकालना है और जीडीपी एफसी निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। सेल्स बाय फर्म ए, यहां पर 200 रुपीज है, सॉरी, परचेज फ्रॉम बी बाय ए 80 रुपीज, ये भी है हमारे पास में। परचेज किया है फ्रॉम बी से, बाय ए ने, ए के द्वारा परचेज किया गया है बी से 80 रुपीज का, परचेज किया गया है बी के द्वारा ए से 120 रुपीज का। सेल्स बी की गई है 400, क्लोजिंग स्टॉक ए का दे रखा है 40, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ए का 50, ऐसे ही ओपनिंग दे रखा है बी का 90, क्लोजिंग दे रखा है बी का 70, सेल्स टैक्स यहां पर 30 है, कस्टम ड्यूटी यहां पर 30 है। मतलब हमें यहां पर जीवीओ एमपी एक तो फर्म ए का निकालना है और एक फर्म बी का निकालना है। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो यहां पर ग्रॉस वैल्यू है ना, हमें निकालनी है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए एमपी हमें निकालना है। किसका निकालना है? फर्म ए का निकालना है। इज दैट क्लियर बेटा? फर्म ए का निकालेंगे फिर फर्म बी का हम निकालेंगे। तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना, और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और एक इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या हो जाएगा बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड यहां पर आपको लिखना है, या ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आप यहां पर लिखेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको यहां पर लिखना है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम जो है
VOMP बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या माइनस कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? GVAMP आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली सेल किया हुआ है फर्म ए ने, तो यहां पर हम सेल्स को ऐड करेंगे बेटा, ठीक है। प्लस यहां पर हमारे पास में चेंज इन स्टॉक है, वो हम यहां पर ले लेंगे बेटा, चेंज इन स्टॉक। अब बेटा यहां पर हमारे पास में देखो गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं है बेटा, तो हम उसको यहां पर रहने देंगे, ठीक है। और ये हमारा इन दोनों को प्लस करेंगे तो GVOMP मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। और इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? देखिए तो परचेज, यहाँ पर परचेज किया है बेटा हमने 20 से 80 रुपए का, ना ही कोई यहाँ पर डोमेस्टिक सेल दे रखी है, ना ही यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट दे रखा है। तो परचेज जो हमने किया है वो लिख देते हैं यहाँ पर, परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम बी, ये हमने किया है बेटा। तो हमारे पास में सेल्स कितनी है बेटा? तो हमारे पास में सेल्स देखते हैं कितनी है बच्चों, तो सेल्स हमारे पास में 200 है, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला याद रखो, देखो मैं यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बताता हूं उसका। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? मैं यही लिख देता हूं, चलो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक माइनस सॉरी क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है ये, ठीक है। आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक एक ही गिवन है क्या बेटा? एक ही आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 40 और ओपनिंग है 50, तो ये 40 माइनस 50, ठीक है बच्चों। और माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम कितना है बेटा? 80 है, ये 80 ले लिया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा 200 ये हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है हमारा? -10 आ गया, ये -80 हो गया बेटा। तो 200 प्लस माइनस का -10 और ये 80 हो गया बेटा। तो आपके पास में GVAMP जो फर्म ए के द्वारा है वो कितना आ गया बेटा? 110 आपका आ गया GVAMP। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया आप नहीं आया आपको लोगों को? तो हमने यहाँ पर फर्म ए का GVAMP कैलकुलेट कर लिया है। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पर ग्रोस वैल्यू एडेड जो है GVAMP हम फर्म बी का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, ये हमारा फर्म बी का है, फर्म बी का जो है ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, निकाल लेंगे। GVAMP हमें यहाँ पर निकालना है। क्या करना है बेटा? GVAMP हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा? वही चीज है फॉर्मूला सर, कि ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, ये देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रोस मतलब इंडिविजुअली एक बंदे का निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम जो ग्रोस है वो क्या कर रहे हैं बेटा? बिना डेप्रिसिएशन के, मैंने पहले भी आपको बताया इस चीज के बारे में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? ये आपको लेना है। तो ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बेटा आपको। यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर जो है कहीं पर भी गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको सेल्स गिवन है, यहाँ पर आपको सेल्स गिवन है और क्या गिवन है? चेंज इन स्टॉक गिवन है। ये दो चीजें गिवन है बेटा आपके पास में, ठीक है। और इसमें से आप जैसे ही माइनस, जैसे इन दोनों को प्लस करोगे ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा आपके पास में इनको करने पर। और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम पर हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है बेटा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, जो कि हमने फर्म ए से परचेज किया। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया है फ्रॉम ए से। इज दैट क्लियर बेटा? इसकी सेल्स जो है हमारे पास में क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा? 400 गिवन है, तो ये 400 ले लिया बेटा। प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लगाना है आपको सर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक का। आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितनी गिवन है बेटा? 70 और ओपनिंग कितनी है? 90। तो 70 माइनस 90,
ये आपको कैलकुलेट करना है बेटा। और आपने परचेस कितना किया है रॉ मटेरियल बेटा, वो माइनस कर देंगे। तो रॉ मटेरियल आपने परचेस किया है 120 रुपीज का, तो ये 120 रुपीज। तो देखो बेटा 400 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा माइनस 120। तो 400 प्लस माइनस माइनस 220 सॉरी माइनस 120। तो आपके पास में GVAMP फर्म बी का, किसका बेटा, फर्म बी का आपके पास में आ जाता है। तो GVAMP आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा इसमें, तो GVAMP आपके पास में 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 260। तो देखो फर्म ए और फर्म बी का आपके पास में GVAMP आ गया है। और मैंने आपको क्या चीज बताई है बेटा, कि अगर आपको GDPMP निकालना है तो जितने भी मार्केट में फर्म्स अवेलेबल हैं उन सभी फर्म्स की ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऐड कर दो, GDPMP बन जाएगा। तो हमारे पास फर्म GVAMP है ना, जो है फर्म ए का है, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है ना। और GVAMP जो हमारे पास में बी का है उसे हम ऐड कर देंगे। फर्म ए का जो हमारे पास में है 110 है बेटा, फर्म बी का हमारे पास में 260 है बेटा। तो हमारे पास में GDPMP आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास GDPMP 370 हमारे पास में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें GDPMP निकालने के लिए बोला है और एक हमसे GDPFC के लिए बोला है। तो आ जाओ GDPFC भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ये GDPFC, तो GDPMP हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, NIT माइनस करना है। क्या माइनस करना है बेटा, NIT। और NIT निकालते हैं, चलो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास में क्वेश्चन में क्या क्या बेटा, क्वेश्चन में आपको याद करो सेल्स टैक्स था, ठीक है ना, एक आपके पास में कस्टम ड्यूटीज था, और ये आपको उसमें करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर सेल्स टैक्स प्लस कस्टम ड्यूटी, अगर माइनस कर देना सब्सिडी हो तो, वैसे सब्सिडी है नहीं बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेल्स आपके पास में सॉरी सेल टैक्स कितना बेटा 30 है, तो ये 30 लिख दिया। कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो 30, ये 0 है सब्सिडी, तो NIT आपके पास में कितना आ गया बच्चों, 60 आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों, 60 आ जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब आपके पास में GDPMP गिवन है 370 माइनस 60, तो GDPFC आपके पास में कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा बेटा। तो 310 आपका ये हो गया, ये 310 आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि GVAMP निकलेगा बेटा, और GVAMP निकालने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट होना चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा, GVAMP निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करेंगे आप इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो GVAMP निकल जाएगा। और फर्म जितने भी फर्म्स एक इकोनॉमी में अवेलेबल हैं उन सभी फर्म्स की GVAMP आप जैसे ही प्लस कर दोगे तो वो GDPMP बन जाएगा। अब आपको मिल चुका है GDPMP, अब आप जो चाहें वो उससे निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये था आज की हमारी क्लास के अंदर कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, कैसे करना, वैल्यू एडेड मेथड से करना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे नंबर चल रहे हैं बेटा स्क्रीन पर, प्लीज कांटेक्ट कीजिए और हमसे पूछिएगा। बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की क्लास हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।